नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय भारत का चीनी अधिशेष और कृषि पर इसका प्रभाव है। यूपीएससी की परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर 3 के कृषि खंड से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। 2021-22 में भारत 359 टन का उत्पादन करके ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। भारत के शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे भूजल की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वर्ष 2021-22 में ब्राजील को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष चीनी उत्पादक बनने की भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि अपने साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती लेकर आई है। गन्ने की अत्यधिक खेती के परिणाम स्वरूप चीनी अधिशेष और उच्च निर्यात हुआ है, जिससे भूजल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र की सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए चीनी उद्योग में भूजल के अत्यधिक उपयोग को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि चीनी का अधिक उत्पादन क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण है घरेलू मांग। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इस प्रकार इसे अपनी विशाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करना पड़ता है। दूसरा कारण है सरकारी नीतियां और सब्सिडी। भारत सरकार की नीतियां और सब्सिडी किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार एक उचित और लाभकारी मूल्य अर्थात FRP योजना प्रदान करती है, जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को न्यूनतम मूल्य देना अनिवार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को हमेशा उनकी फसल के लिए उचित लाभ मिले। राज्य सरकारें गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। वर्ष 2021-22 में 110 लाख टन के लिए रिकॉर्ड निर्यात के साथ चीनी अधिशेष के कारण निर्यात में वृद्धि हुई है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है निर्यात प्रोत्साहन। भारत में अधिशेष चीनी उत्पादन के कारण निर्यात में वृद्धि हुई है और सरकारी विदेशी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए निर्यात सब्सिडी प्रदान करती है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने वैश्विक चीनी बाजार में अन्य देशों से आगे निकलने के लिए किसानों को अत्यधिक निर्यात सब्सिडी और घरेलू समर्थन की पेशकश करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO में शिकायत दर्ज की है। WTO ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया और भारत अपनी अपील हार गया। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक विचार। महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों में किसानों के वोट चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकारें ऐसी नीतियां अपना सकती है जो गन्ने की खेती को बढ़ावा देती है, भले ही इससे अतिरिक्त उत्पादन होता हो। भारत अपने गन्ना अधिशेष का उपयोग कैसे कर रहा है, आइए अब उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चीनी अधिशेष से निपटने के लिए भारत सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन में लगाने पर विचार किया, जो गन्ने के गुड़ या चीनी को किण्वित करके बनाया गया एक कार्बनिक यौगिक है। परिवहन के क्षेत्र में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनों से हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा है, जो कच्चे तेल के आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। 2003 में शुरू किए गए सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ने प्रगति की है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 20% की मिश्रण दर हासिल करना है। सरकार ने 2021 में इथेनॉल पर माल और सेवा कर 18% से घटाकर 5% कर दिया है। उसी वर्ष कुल उत्पादित 394 लाख टन चीनी में से लगभग 350 लाख टन को डाइवर्ट कर दिया है।
चीनी के एक बड़े हिस्से को इथेनॉल उत्पादन की ओर ले जाने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे अतिरिक्त चीनी की समस्या का संभावित समाधान सामने आया है। गन्ने की अत्यधिक खेती का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए अब उसके बारे में जान लेते हैं। पहला प्रभाव है पर्यावरणीय प्रभाव। अत्यधिक गन्ने की खेती के कारण भूजल की कमी के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे भूजल स्तर में गिरावट आती है, यह भूजल स्रोतों जैसे आर्द्र भूमियों, नदियों और झीलों पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नदियों और नालों में प्रवाह कम होने से जलीय जीवन का नुकसान हो सकता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। दूसरा कारण है भूजल जलाशयों में पानी की कमी। अत्यधिक गन्ने की खेती से भूजल भंडार में कमी आती है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में किसान गन्ने की फसल को बनाए रखने के लिए सीमित जलभृतों को भूजल पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में कमी आती है, जिससे उपलब्ध जल संसाधन कम हो जाते हैं। तीसरा प्रभाव है जल का संदूषण। जैसे जैसे जल स्तर में गिरावट आती है, भूजल में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती है, जिससे जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पैदा होती है। फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट जैसे प्रदूषक पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भर रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का पूर्णिया जिला में यूरेनियम संदूषण हो गया है। भूजल तनाव तथा कृषि संकट। गन्ने की खेती के लिए भूजल का व्यापक उपभोग भूजल भंडारों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। पहले से ही भूजल तनाव का सामना कर रहे क्षेत्रों में पानी की अतिरिक्त मांग समस्या को और बढ़ा देती है। इसके अलावा गन्ने की खेती अक्सर सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में होती है और पानी का अत्यधिक दोहन इन क्षेत्रों में पानी की कमी की आशंका को और बढ़ा देता है। पांचवा प्रभाव है किसानों की आजीविका पर प्रभाव। जिन क्षेत्रों में गन्ना प्रमुख फसल है, भूजल की कमी कृषक समुदायों की आजीविका को प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर गिरता है, किसानों को अपनी अन्य फसल के लिए पर्याप्त पानी तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीमित जलभृतों का ह्रास। गन्ने की खेती करने वाले क्षेत्र में भूजल के स्रोत के रूप में सीमित जलभृतों पर निर्भर है। ये जलभृत सीमित हैं और जितनी जल्दी पानी निकाला जाता है, उतनी तेजी से रिचार्ज नहीं हो पाता है। लगातार अति निष्कर्षण से इन सीमित जलभृतों का ह्रास हो सकता है, जिससे कि पानी की उपलब्धता पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। आइए अब अंत में जानते हैं इस समस्या के संभावित समाधान को। भारत के कृषि क्षेत्र को संकट से बचाने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अनिवार्य है। जबकि चीनी अधिशेष और निर्यात से वित्तीय लाभ का आकर्षण निर्विवाद है, संतुलित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, विविध खेती पद्धतियों को अपनाना भूजल की कमी के संकट को कम करने की कुंजी है। ड्रिप सिंचाई जैसी विधियों को लागू करना, जो सिंचाई तकनीकों की तुलना में पानी की खपत को कम कर सकता है। निर्यात प्रोत्साहन और सब्सिडी की समीक्षा करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे अत्यधिक चीनी उत्पादन और पर्यावरणीय गिरावट नहीं हो रही है। घरेलू मांग और निर्यात के बीच संतुलन बनाने से चीनी उत्पादन को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। भारत में कृषि परिदृश्य में जल प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और बेहतर नहर सिंचाई नेटवर्क शामिल है। भूजल भंडारों पर तनाव को कम करके सिंचाई के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों को खोज करके महत्वपूर्ण संसाधनों पर तनाव को कम किया जा सकता है।
भूजल उपलब्धता और वितरण को लेकर बेहतर ढंग से समझने के लिए भूजल अनुसंधान और मानचित्रण में निवेश करना होगा तथा किसानों को टिकाऊ जल प्रबंधन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।